हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, मैं आपको आईटी एक्ट के बारे में मैं पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने कहा था आपसे कि मैं आईटी एक्ट पूरा बताऊंगा। बस आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा इस चैनल को देखेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, उतनी जल्दी वीडियो हम इस पर लाएंगे। और एक बात दोस्तों, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं जितना भी पढ़ाऊँगा, जब मैं इसका लगभग आधा पढ़ा चुका, फिर मैं इस पर प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँगा कि जितना मैंने पढ़ाया है उस पर मैं क्वेश्चन बनाऊँगा और सॉल्व करवाऊँगा। मैं टेस्ट भी लूँगा। मैं देखूँगा कि कितने लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो अगर दोस्तों, अगर आपने मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखा है और इसमें से जो भी चीज़ें काम की अगर नोट किया है आपने, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन तय है। ये वीडियो मैं खासकर ऐसे दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनको वो बेयर एक्ट भी अभी अच्छे से नहीं पढ़ना जानते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि बेयर एक्ट से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। यानी कि बेयर एक्ट से सिर्फ़ और सिर्फ बेयर एक्ट से सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसे छात्रों को मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो मैं दोस्तों जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बस बेयर एक्ट को मैं लाइन टू लाइन में पढ़ाऊँगा, आप मेरे साथ पढ़ते चलिएगा और उसमें मैं अंडरलाइन करके बताता रहूँगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ें नोट करने लायक हैं। उसको अगर आप नोट करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल, मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैंने ABC यानी कि सेक्शन 2 का जो है ABC, मैंने 3 आपको खंड डिफिनीशन क्लास मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक, इसमें हमने आपको आज मैं बताऊंगा कि इसी में दोस्तों जो आज आप मैं डी पढ़ाऊंगा, जो आपका अगला पार्ट है डी। तो इसमें दोस्तों मैं आपको पिछला जो सी मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें का कुछ पोर्शन जैसे कि छूट गया था। ठीक, तो उसमें से जो पोर्शन छूटा था उसको मैं आज यहाँ पर पूरा कर दे रहा हूँ। तो उसको दोस्तों क्या छूटा था ये आपको जानना ज़रूरी है। तो उसमें था पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उन छात्रों को भी मदद मिल जाए जो खुद से बेयर एक्ट को नहीं समझ सकते हैं। और इसमें दोस्तों अगर जो भी छात्र हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी मैं बहुत आसान करके पढ़ाता हूँ। हिंदी में ही ज़्यादातर चीज़ें पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में उसको पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में समझाता भी हूँ। तो इसलिए आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है, आपको बहुत ही मददगार ये साबित होगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें और आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने आपको जो पढ़ाया था, तो यहाँ से मैं आपको पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, दोस्तों मैं जो भी परिभाषा खंड में जो पढ़ा रहा हूँ, डिफिनीशन क्लास जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें जहाँ पर भी कोई ऐसा डिफिनीशन है जिसको किसी सेक्शन में विस्तार से बताया गया है, यानी किसी सेक्शन में डिटेल में अगर उसको एक्सप्रेस किया गया है, तो मैं उसको यहाँ पर ही ये डिफिनीशन क्लास के साथ ही मैं उसको यहाँ पर पूरी तरीके से बता दे रहा हूँ, जिससे आपको सुविधा हो। क्योंकि दोस्तों पढ़ने का ये तरीका बहुत सही होता है कि आप जहाँ भी जैसे ही आपके सामने शब्द आए तो उसको उसी समय समझ लीजिए, उसको डिले मत करिए कि उस सेक्शन में जाएंगे तो फिर देखेंगे कि उस सेक्शन क्या कहता है, यार उस डिफिनीशन के बारे में क्या बताता है। ये बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता। तो इसमें दोस्तों आपका जो था 46 का, तो इसमें 46 के खंड 5 में, ठीक, 46 के खंड 5 में इसमें बताया गया था कि इसमें पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो इसमें कहता है एवरी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल हैव द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट व्हिच आर कन्फर्ड ऑन द अपीलिएट ट्रिब्यूनल अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 58। यानी इसमें बताया गया है कि सिविल कोर्ट की शक्ति इसको होगी। और इसमें क्या क्या जैसे होगा, 58 में क्या बताया गया है, जैसे ऑल प्रोसीडिंग बिफोर इट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228, 193 एंड 228 ऑफ द IPC। तो मैंने इसके अंतर्गत जो भी ऑल प्रोसीडिंग बिफोर इट, यानी उसके सामने जो भी प्रक्रिया चलेगी, शैल बी डीम्ड, ऐसा माना जाएगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ IPC, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अंतर्गत वह जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। अगला जो है दोस्तों आप देखिए कि शैल बी डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 345 एंड 346 ऑफ द CRPC, यानी कि ये जो है CRPC की जो सेक्शन है 345 और 346,
ठीक है। इसके जो उद्देश्य से दोस्तों ये क्या है, एक सिविल कोर्ट माना जाएगा। देखिए इस पर्पज़ के लिए ये जो है एक सिविल कोर्ट समझा जाएगा। ट्रिब्यूनल जो है आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट समझा जाएगा। एंड शैल बी डीम्ड टू, एंड इसे जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 355 सिविल कोर्ट समझा जाएगा। और दोस्तों अगला जो है शैल बी डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ चैप्टर 21 ऑफ CPC। और दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश जो 21 है, ये आर्डर 21, इसके प्रयोजनों के लिए दोस्तों ये आपका क्या समझा जाएगा, सिविल कोर्ट समझा जाएगा। ठीक, फॉर द पर्पज़ ऑफ, ठीक है, आर्डर 21 ऑफ CPC। ठीक, आगे दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। फिर इसको हम ये कल वाले का जो छूटा हुआ था मैंने उसको आपको बता दिया। तो इसमें आज हम बताएंगे आपको सेक्शन 2D, ठीक है, सेक्शन कितना 2D के बारे में। इसमें अफेक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक, ये मीन्स क्या होता है, इसको दोस्तों हमने सेक्शन में जो आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैंने इसको सेक्शन को तोड़ के इसलिए ऐसा ब्रेक करके आपको समझाया जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर सेक्शन में देखेंगे तो आपको सेक्शन में सीधे लिखिएगा आपको कि विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन and cognate expression means adoption of any methodology or procedure by a person for the purpose of authenticating, ठीक है, authenticating an electronic record by means of electronic signature। तो दोस्तों लेकिन इसको हमने यहाँ पर ऐसे तोड़ के लिखा है कि देखिए जैसे सिग्नेचर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मीन्स क्या है, अफेक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मीन्स एडॉप्शन, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ एनी मेथडोलॉजी और प्रोसीजर, यानी कि इसमें जो है आपका कि इसमें जो है आपका कि कोई भी कार्य पद्धति या प्रक्रिया जो है वो अंगीकार की जाएगी। इसमें जो होता है कोई ऐसी कार्य मतलब कि कार्य पद्धति या प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें जो होता है बाय किसके, ए पर्सन, किसके, एक व्यक्ति के द्वारा, किस लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ, किस उद्देश्य से, अथेंटिकेटिंग, अथेंटिकेटिंग मतलब अधिप्रमाणित, ठीक है, इसको अधिप्रमाणित करने के लिए अथेंटिकेटिंग एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसको, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अधिप्रमाणित करने के लिए ये जो आपकी है मेथडोलॉजी, ये प्रोसीजर, ये दोनों कार्य पद्धति या मेथडोलॉजी जो है अडॉप्ट की जाती है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख होगा उस पर इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगाने के लिए यह प्रक्रिया आपकी दोनों मेथड अपनाए जाते हैं। तो यह मेथडोलॉजी या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इसके अधिप्रमाणन के लिए विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कॉग्निट एक्सप्रेशन। ठीक, आगे दोस्तों है 2DA, ये दोस्तों आपका जोड़ा गया इसमें आपके IT एक्ट में, ये जोड़ा गया दिस क्लास इंसर्टेड बाय एक्ट नंबर 7 ऑफ 2016, यानी मैंने आपको बताया कि जब इस तरीके से कहीं लिखा है 7 ऑफ 2016, इसको आप गूगल करेंगे आपका पूरा एक्ट खुल के आ जाएगा, व्हिच इज़ नोन एज फाइनेंस बिल 2017, यानी कि जो फाइनेंस बिल 2017 का था उसके द्वारा इस खंड को इस अधिनियम में जोड़ा गया, इंसर्टेड किया गया। ठीक, केम इनटू फोर्स, ये कब इन फोर्स में आया, 26 मई, ये 5 है दोस्तों, 26 मई 2017 को ये प्रभाव में आया, यानी कि इन्फोर्समेंट डेट जो इसकी है 26 मई 2017 है। ठीक, अब ये क्या कहता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है, यानी कि पहले से अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में प्रावधान इसमें नहीं था। इस जो एक्ट है IT एक्ट, इसमें 2017 से ये जोड़ा गया है, 2017 से इसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में प्रावधान किया गया है। अब इसमें दोस्तों मीन्स द अपीलेट ट्रिब्यूनल रिफर टू इन सब सेक्शन 1 सेक्शन 48, यानी कि इसमें वही मतलब है जो कि सेक्शन 48 के सब सेक्शन 1 में बताया गया। अब सेक्शन 48 में क्या है ये देखना ज़रूरी है दोस्तों, अगर यहीं हम इसको देख लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है, नहीं तो हम फिर जब एक एक सेक्शन पढ़ेंगे बाद में जाके वहाँ पहुँचेंगे तब तक हमको ये याद नहीं रहेगा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है। तो इसी समय दोस्तों जो डिफिनीशन क्लास है इसी में हमको अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो है परिभाषा पूरी जान लेनी चाहिए, उसका कार्य जान लेना चाहिए, उसका कंपोजिशन जान लेना चाहिए, आखिर क्या है अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो आप जब दोस्तों बेयर एक्ट खोलेंगे तो आपको दोस्तों इसे देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 अपीलेट ट्रिब्यूनल मीन्स, तो इसमें 48 में जो है दोस्तों 48 में जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में कोई डिफिनीशन नहीं दी गई है, उसमें सीधे बस ये लिखा हुआ है सेक्शन 48 वन सेज दैट
द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 14 कितना अंडर सेक्शन 14 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। ठीक, यानी कि ट्राई, ये ट्राई की बात करता है। सेल ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ पार्ट 14 ऑफ चैप्टर 6 पार्ट 14 ऑफ चैप्टर 6 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 बी द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एंड द सेड अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन पावर एंड अथॉरिटी कन्फर्ड ऑन इट बाई आर अंडर दिस एक्ट। तो इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि यहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल वही होगा जो कि आपका ट्राई के अंतर्गत, ठीक है, ट्राई के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपका कोई भी टेलीकॉम डिस्प्यूट या सेटलमेंट करने के लिए जो भी जिस ट्राई का वहाँ जिस मतलब इसमें जिस ट्रिब्यूनल का गठन, अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो गठन किया गया है वही ट्रिब्यूनल यहाँ पर भी आईटी एक्ट में भी सेम उसी तरीके से जैसे वहाँ काम करता है वही ट्रिब्यूनल यहाँ पर भी समझा जाएगा। ठीक, आगे दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द मैटर एंड प्लेस इन रिलेशन, ठीक, प्लेस इन रिलेशन टू व्हिच द अपीलेट ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। तो इसमें दोस्तों जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा, ठीक है, बाय शैल स्पेसिफाई, ठीक है, बाय नोटिफिकेशन, या उसको क्लियर कर सकता है बाय नोटिफिकेशन द मैटर एंड प्लेस, यानी कि क्या कौन कौन से मामलों की सुनवाई जो है या ट्रिब्यूनल करेगा और किस स्थान पर करेगा, मैटर एंड प्लेस, वह किस मतलब किस विषय की सुनवाई करेगा और किस स्थान पर सुनवाई करेगा, इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई कर सकता है। ठीक, और उसका जुरिस्डिक्शन कितना होगा। ठीक, आगे इसमें दोस्तों अगर हम बढ़ें तो फिर आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ ट्राई। ठीक है, तो उसमें जैसे कि बताया गया था सेक्शन 14 के बारे में आपको बताया गया था कि वहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ट्राई के सेक्शन जो 14 है इसको हम देख लें कि क्या कहता है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताता है। तो यहाँ पर कैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, कौन करता है, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश्ड एन अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी नोन एज द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जो यहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो गठित करती, स्टेब्लिश करती है, वह किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। करती क्या है, एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट, यानी कि यह कोई भी न्याय निर्णय करती है किस तरीके का, बिटवीन ए लाइसेंसर एंड ए लाइसेंसी, लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच कोई डिस्प्यूट होता है उसको जो होता है यह न्याय निर्णित करता है। एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट एंड बिटवीन टू आर मोर सर्विस प्रोवाइडर, या दो से अधिक जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी ये न्याय निर्णित करती है जो ट्रिब्यूनल होती है। एंड अदर जो है बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, या तो सर्विस प्रोवाइडर और जो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर है यानी कि उपभोक्ताओं का जो समूह है उनके अंतर्गत अगर कोई डिस्प्यूट होता है तब यही ट्रिब्यूनल उसका जो सेटलमेंट होता है यही करता है। आगे दोस्तों ये सब चीज़ें दोस्तों आपको आईटी एक्ट में नहीं मिलेंगी, ये आपको मिलेगा ट्राई जो है उसमें आपको मिलेगा, यानी कि ठीक है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 एक्ट 1997 में ये चीज़ें आपको प्रावधान मिलेगा। इसको आपको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा। मैं इसका दोस्तों इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको और क्लियर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसको समझ लें। तो दोस्तों जो हमारा चैनल है तो हमने एक ग्रुप बनाया है लीगल, ठीक, टेलीग्राम पर लीगल एग्ज़ाम ग्रुप। तो इसमें दोस्तों सिर्फ लॉ से संबंधित ही इसमें नोटिस डाली जाती है, मैटर डाला जाता है। और एक जनरल हमने चैनल बनाया है इसी पे ही टेलीग्राम पर ही, तो वो है दोस्तों MCQ, जिस नाम से चैनल है MCQ सेंटर के नाम से ये, इसमें GS की भी चीज़ें सब डाली जाती हैं जो भी नोटिस रहती है और भी एग्ज़ामों से संबंधित, लेकिन उस ग्रुप में दोस्तों सिर्फ लॉ से संबंधित ही नोटिस डाली जाती है। तो आगे दोस्तों और बता दें आपको, तो सेक्शन 14B जो है इसका मतलब ट्राई का,
इसका है कंपोजिशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि इसका संगठन कैसे होगा। ठीक, इसका संगठन कैसे होगा, कंपोजिशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो द अपीलेट ट्रिब्यूनल सेल कंसिस्ट ऑफ ये चेयरमैन एंड नॉट मोर देन 2 मेंबर, यानी कि एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य, नॉट मोर देन 2 मेंबर, 2 से अधिक सदस्यों से, टू बी अपॉइंटेड बाय नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से वह नियुक्त किए जाएंगे, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही। ठीक, तो ये चेयर पर्सन हो गया, प्लस नॉट मोर देन 2, यानी कि 2 से मैक्सिमम 2 सदस्य हो सकते हैं, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। आगे है दोस्तों, द सिलेक्शन ऑफ चेयर पर्सन एंड मेंबर द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसकी कैसे होगी दोस्तों, सिलेक्शन कैसे होगा, ये होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के कंसल्टेशन, यानी कि उसके सलाह से जो होगा, कौन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक, उसकी सलाह से सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इसका जो है सिलेक्शन। ठीक, माने अध्यक्ष और सदस्यों की। आगे दोस्तों, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटेड ऑफ चेयर पर्सन एंड ए मेंबर। अब इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटेड एज ए चेयर पर्सन आर ए मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल अनलेस दी in the case of chairperson is or has been a judge of the Supreme Court or the Chief Justice of High Court। तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो इन द केस ऑफ चेयरपर्सन, अगर वह अध्यक्ष का प्रत्याशी है, उस पद का दावेदार है, तो इज आर हैज़ बीन, या तो वह क्या, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश है, या फिर हैज़ बीन, या तो रह चुका है। तो दोस्तों मैं हिंदी मीडियम वालों को बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश कोई इतनी कठिन भाषा नहीं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, बस आप तो को थोड़ा सा प्रयास करना होगा। यहाँ पर सीधे लिखा है, इन द केस ऑफ चेयर पर्सन इज आर हैज़ बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि या तो वह उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश है या रह चुका है, या वह भारत का, यानी कि या वह किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या रह चुका है, वो अध्यक्ष पद के लिए वही सिर्फ एलिजिबल होगा। आगे जो है दोस्तों आपका इसमें जो है, इन द केस ऑफ ए मेंबर हैज़ हेल्ड द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वह दोस्तों या तो वह भारत सरकार के सचिव के पद पे रह चुका हो, होल्ड करता हो, ठीक है, हैज़ हेल्ड यानी कर चुका हो, आर एनी इक्विवेलेंट पोस्ट, या उसके समतुल्य कोई पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार में, या तो उसके समतुल्य कोई पद होल्ड कर चुका हो, आर द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस दैन 2 years, आर ए पर्सन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द फील्ड ऑफ, या तो वह स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कम से कम 2 साल पद धारण कर चुका हो, या फिर कैसा व्यक्ति होना चाहिए, आर ए पर्सन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्री, कॉमर्स और एडमिनिस्ट्रेशन, या तो इन फील्डों में वह जो है उनका ज्ञाता हो या उनमें एक्सपर्ट हो। ठीक, तो ऐसा व्यक्ति मेंबर बन सकता है। आगे दोस्तों सेक्शन 14D क्या कहता है, टर्म ऑफ ऑफिस। द चेयर पर्सन एंड एवरी अदर मेंबर ऑफ ए अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्राम द डेट ऑन विच ही इंटर अपॉन हिज ऑफिस, यानी कि पद धारण करने की तारीख से वह कितने साल तक, 3 वर्ष तक पद धारण करेगा। नॉट एक्सीडिंग, टर्म नॉट एक्सीडिंग, इससे अधिक नहीं होगा, किसी कारणवश उससे कम समय के अंदर हटाया जा सकता है अगर वह उसके अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आती है। तो दोस्तों दोनों का जो है इसमें कार्यकाल, चाहे अध्यक्ष हो या मेंबर, तो दोनों का जो है इसमें 3 साल ही दोनों का टेन्योर है, दोनों का कार्यकाल जो है टेन्योर ऑफ ऑफिस 3 ही साल रखा गया है। प्रोवाइडेड दैट नो चेयर पर्सन आर अदर मेंबर शैल हेड ऑफिस एज सच आफ्टर ही हैज़ अटेंड इन द केस ऑफ चेयर पर्सन द एज ऑफ 70 years, इन द केस ऑफ एनी अदर मेंबर द एज ऑफ 65 years, यानी कि किसी भी दशा में अगर वह अध्यक्ष है तो 70 वर्ष, जब वह 70 वर्ष का हो जाता है, ही हैज़ अटेंड 70 years, तो अगर वह मान लीजिए कि उसका
कार्यकाल 3 साल नहीं पूरा हुआ है, 1 ही साल हुआ है या 2 साल हुआ है और वह 70 वर्ष का हो जाता है, उससे ज़्यादा वह उस पद को होल्ड नहीं करेगा, वहीं से उसको हटा दिया जाएगा और रिटायर हो जाएगा, भले उसने 3 साल पूरा ना किया हो। उसी तरीके से अगर कोई सदस्य है जिसने अगर 65 साल पूरा कर लिया, 65 वर्ष का हो गया है और उसका 3 वर्ष का कार्यकाल जो टेन्योर है वो पूरा नहीं हुआ है, फिर भी उसको वहाँ से रिटायरमेंट मिल जाएगी, वह आगे 3 साल रहने का दावा नहीं कर सकता है। आगे दोस्तों सेक्शन 14G रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। ठीक, तो इसमें द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिमूव फ्रॉम ऑफिस द चेयरपर्सन एंड एनी मेंबर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल हु हैज़ बीन एडजस्ड एंड इंसॉल्वेंट। अगर कोई दिवालिया न्यायनिर्णित होता है, चाहे वह अध्यक्ष हो या सदस्य हो, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इसको उसके पद से रिमूव कर सकती है, हटा सकती है। अगला क्या कंडीशन है, हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस व्हिच ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड। अगर वह नैतिक अधमता का दोषी पाया गया है, ठीक है, उन्हें दोषी घोषित किया गया, हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ ए ऑफेंस व्हिच ओपिनियन, अगर केंद्र सरकार की राय में वह नैतिक अधमता में सम्मिलित रहा और उसके लिए दोषी किया गया है, करार किया गया है, तब भी वह उसे पद से रिमूव कर सकता है। आगे दोस्तों, हैज़ बिकम फिजिकली आर मेंटली इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग एज द चेयरपर्सन आर ए मेंबर। वह या तो फिजिकली या मेंटली अगर उस पद को होल्ड करने की स्थिति में नहीं है, इनकेपेबल है, तब भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है। अगला जो है, हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू इफेक्ट प्रीजुडिशियली हिज फंक्शन एज द चेयरपर्सन आर ए मेंबर। अगर दोस्तों उसने कोई इसका जो पद इसने जो होल्ड किया है, इसके प्रभाव में, अगर अध्यक्ष या मेंबर के प्रभाव में अगर उसने कोई फाइनेंशियल यानी कि कोई धन अर्जित किया है, ठीक है, एक्वायर किया है, या कोई अदर इंटरेस्ट अगर एक्वायर किया है, तब भी उसको हटा सकता है। आगे है दोस्तों, हैज़ सो एब्यूज्ड हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर वह जो पद होल्ड करता है वह इस प्रकार करता है कि वह जो है कि पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि लोक हित को अगर प्रभावित करता है, ठीक है, अगर वो इस प्रकार गलत तरीके से उसको होल्ड करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रभावित करता है, तब भी उसको केंद्र सरकार हटा सकती है। आगे दोस्तों इसमें और प्रावधान किया गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in subsection 1 of the chairperson or member of the appellate tribunal shall not be removed from his office on the ground specified in clause D or clause G, ठीक, that subsection unless the Supreme Court on a reference being made to it in this behalf by the central government has on an inquiry held by it in accordance with such procedure as it may specify in this behalf, reported that the chairperson or a member ought on such ground are to be removed। यानी कि दोस्तों उसको तब तक नहीं पद से, अगर इन दोनों ग्राउंडों में, जैसे कि डी का जो है और ई का, ये दोनों जो ग्राउंड है, यानी कि कोई उसने फाइनेंशियल चीज़ें अगर अर्जित की हैं अपने पद का दुरुपयोग करके, वह अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में उसको मतलब खतरा है पब्लिक इंटरेस्ट को, तो फिर दोस्तों इसमें कहता है कि नॉट बिस्ट एनीथिंग, यानी कि जो सबसेक्शन 1 है इसमें किसी बात के रहते हुए चेयरपर्सन और सदस्य को अपीलेट ट्रिब्यूनल के शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, इसमें किसी भी बात के रहते हुए उसको उसके पद से नहीं हटाया जाएगा ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लास डी और ई, यानी कि डी और ई में जो ग्राउंड दिया गया है ऑफ दैट सबसेक्शन अनलेस द सुप्रीम कोर्ट, जब तक कि उच्चतम न्यायालय ऑन ए रेफरेंस बीइंग मेड टू इट इन दिस बिहाफ बाय द सेंटर, जब तक कि जो केंद्र सरकार ने उसको निर्देश दिया है, ठीक है, उसके आधार पे जब तक कि वह यह नहीं पाता जांच के बाद, हैज़ ऑन एन इंक्वायरी हेल्ड बाय इट, जो उसके द्वारा जो इंक्वायरी की जा रही है अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीजर, ठीक, एज इट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ रिपोर्टेड दैट द चेयरपर्सन आर मेंबर
ठीक, ought on such ground are to be removed। जब तक कि वह उस इंक्वायरी के बाद नहीं पाता कि उनको हटा देना चाहिए तब तक उनको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन इस पीरियड में क्या होगा दोस्तों, द सेंट्रल गवर्नमेंट में सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस। इस समय में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सस्पेंड कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सस्पेंड कर सकती है उनके पद से। द चेयरपर्सन आर ए मेंबर ऑफ द एफिलिएट ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ए रेफरेंस। उस निर्देश के अनुक्रम में दोस्तों उनको क्या है कि सस्पेंड कर सकती है। हैज़ बीन मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर सबसेक्शन 2। ठीक, उसके बाद दोस्तों अंटिल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन आर्डर ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन सच रेफरेंस। जब तक वो उसका जो प्रति है जो जांच की उसको नहीं प्राप्त करती तब तक उसको निलंबित कर सकती है। जब वह मिल जाएगी तो उसको रिमूव कर सकती है। आगे दोस्तों इसका जो डिफिनीशन क्लास ई है, ई में क्या कहता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसका डिफिनीशन क्लास ई है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स क्या है, एज रिस्पेक्ट एनी मैटर, ठीक है, इन्यूमरेटेड इन लिस्ट सेकेंड ऑफ द 7th शेड्यूल। यानी कि सेकेंड जो सूची है उसमें दूसरी सूची, 7वें अनुसूची की दूसरी सूची में टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दूसरी सूची क्या है, दूसरी सूची दोस्तों स्टेट सूची है। ठीक, स्टेट लिस्ट है। एंड रिलेटिंग टू एनी स्टेट लॉ इन एक्टेड अंडर लिस्ट थर्ड। लिस्ट थर्ड क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो भी संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में प्रकटित है या संविधान की 7वीं अनुसूची की 3री अनुसूची के अधीन अधिनियमित किसी राज्य विधि से संबंधित है। द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटिंग किससे, स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर जो है समुचित सरकार का मतलब जो है वहाँ पर राज्य सरकार समझा जाएगा। और अन्य मामलों में एनी अदर केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट। और अन्य मामलों में समुचित सरकार का मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट समझा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।